गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो अध्याय नंबर 10 चल रहा था, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री चल रहा था, जिसके संदर्भ में अपन ने पढ़ लिया था। बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि जैव रसायन के संदर्भ में अपन ने पढ़ लिया था आपके कि एंजाइम के बारे में अपन पढ़ रहे थे। एंजाइम के संदर्भ में पढ़ रहे थे अपन, एंजाइम क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। एंजाइम के अपन ने क्या पढ़ लिया था, इसका वर्गीकरण पढ़ लिया था। एंजाइम का वर्गीकरण पढ़ लिया था, इसका नामकरण पढ़ लिया था। इसके अलावा अपन ने इसके क्या पढ़ लिए थे, कार्य पढ़ लिए थे। एंजाइम के वर्गीकरण, नामकरण है, इसके कार्य पढ़ लिए थे। ठीक है ना। वर्गीकरण, नामकरण, वर्गीकरण के अंदर इसके 6 भाग पढ़े थे। नामकरण के अंदर पीछे क्या लगता है आपके, एज लगता है, तो इसका नामकरण क्या होता है आपके, एज लगाने पर एंजाइम बनते हैं। इसके अलावा वर्गीकरण हो गया, नामकरण हो गया, और इसके अपन ने गुणधर्म पढ़े थे पिछली क्लास में। गुण क्या होते हैं एंजाइम, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। ठीक है ना। तो एंजाइम के नामकरण, वर्गीकरण और गुणधर्म के बारे में तीनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली। ठीक है। इसके अलावा अपन ने इसके कार्य भी पढ़े थे। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम थे जैसे टाइलिन है, एमाइलोपेप्सिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। इन सब के अपन ने कार्य के बारे में भी चर्चा की थी, है ना। और फिर इसके गुणधर्म, ये चीज़ें अपन ने एंजाइम के संदर्भ में बातें कर ली। अब इसके आगे और बात करूँ मैं तो, इसके अलावा और बात करें अपन तो अब एंजाइम की क्रियाविधि क्या हो सकती है ना। एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में तो अगली हेडिंग है अपने एंजाइम की क्रियाविधि। नंबर, एंजाइम के अंदर अपन चल रहा था एंजाइम की। अब शुरू कर रहे हैं अपन एंजाइम की क्रियाविधि, मतलब कि मैकेनिज्म क्या होता है एंजाइम का, एंजाइम क्रिया कैसे करता है ना। एंजाइम क्रिया कैसे करता है इसके बारे में, है ना। तो एंजाइम क्या, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया को अपन ने पढ़ा कि एंजाइम क्या करता है आपके, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ना। उत्प्रेरक के रूप में क्या कार्य करता है एंजाइम, कैटालाइस्ट के रूप में कार्य करता है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि एंजाइम क्या करते हैं आपके, सर्वाधिक कार्य क्या होता है इसका, एंजाइम का पाचन के रूप में कार्य करता है। पाचन के रूप में एंजाइम कार्य करते हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इसके अलावा और बात करें तो अपन एंजाइम क्या करता है, अत्यंत कम सक्रियण ऊर्जा पर संक्रमण अवस्था प्राप्त हो जाती है और इससे वेग बढ़ जाता है। ये क्या कार्य करता है आपके, अत्यंत कम ऊर्जा मिलने पर भी ये क्या कर देता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। इसलिए इसके वेग बढ़ा देता है। ये कौन, एंजाइम वेग बढ़ा देता है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। एंजाइम सक्रिय केंद्र होता है जिस पर सबस्ट्रेट क्रिया संपन्न होती है और ये एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है, 4 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले बात करें अपन तो एंजाइम की क्रियाविधि कितने चरणों में पूर्ण होती है आपके, एंजाइम की क्रियाविधि 4 चरणों में पूर्ण होती है। 4 चरण हैं इसके, जिनके बारे में अपन बात करें तो एंजाइम की 4 चरणों में क्रियाविधि पूर्ण होती है। सबसे पहले क्या होता है, संकुल बनता है, फिर से मध्यवर्ती इंटरमीडिएट बनता है, इसके बाद उत्पाद में परिवर्तन होता है और लास्ट में उत्पाद का विघटन हो जाता है। इस प्रकार से ये 4 चरण है। देखो एक एक चरण के बारे में चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, एक एक चरण के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इनका कुछ 2-3 चीज़ें सिंबल के रूप में काम में लूँगा, वो बता देता हूँ मैं आपको, या फिर साथ साथ में बताते चलेंगे, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले 4 चरण क्या है एंजाइम की क्रियाविधि के अंदर है आपके। सबसे पहले कि एंजाइम क्या करता है आपके, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट को अपन क्या कहते हैं, क्रियाधार। क्रियाधार के अंदर अपन ने बात की थी आपके, क्रियाधार के संबंध में अपन ने बात की थी कि क्रियाधार के बारे में बात की अपन ने कि क्या होता है क्रियाधार, जहाँ पर एंजाइम क्रिया करता है वो एंजाइम का क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहें या क्रियाधार कहें, कि जहाँ पर एंजाइम क्रिया करता है वो आपके, जैसे अपन ने बात की टाइलिन एंजाइम किसको का ऊपर का क्रियाधार क्या हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम का पॉलीसेकेराइड। बात की थी ना अपन कल, पॉलीसेकेराइड क्या है, टाइलिन एंजाइम का क्रियाधार है। और उद्गम स्थल क्या है उसका,
मुंह की लार से, और क्रियाधार क्या है, पॉलीसेकेराइड। आई बात समझ में। और उत्पाद क्या बनता है इससे, ये क्या है, उत्पाद बनता है इससे माल्टोज। तो माल्टोज, आई बात समझ में। ये तो हो गया आपके क्या है, एंजाइम। ये क्या हो गया आपके क्रियाधार, क्रियाधार कहें या फिर अपन इसको इंग्लिश में कहते हैं सबस्ट्रेट, और ये आपके क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो इस प्रकार से अपन क्या है, इनको समझ सकते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है, तो ये पूरा कि कैसे उत्पाद कैसे बनता है, आई बात समझ में। इसके बारे में एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं अपन। आई बात, पॉलीसेकेराइड से माल्टोज कैसे बनता है, एंजाइम किस प्रकार से अटैक करता है, किस प्रकार से उत्पाद अलग होता है, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये चरण कैसे उत्पन्न हुए हैं, इनके मतलब ये पूरा किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसको अपन 4 चरणों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट की क्रिया, एंजाइम सबस्ट्रेट की क्रिया से एंजाइम सबस्ट्रेट की क्रिया से एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनना। मतलब क्या हुआ इसका कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से क्रिया करके एंजाइम सबस्ट्रेट का संकुल बनता है। संकुल मतलब एंजाइम और क्रियाधार दोनों जुड़ते हैं। जैसे अपन ने बात की टाइलिन एंजाइम पॉलीसेकेराइड के साथ में जुड़ता है। तो पहला चरण क्या हो जाएगा आपके, एंजाइम और सबस्ट्रेट, मतलब ये ई प्लस सबस्ट्रेट एस, ई का मतलब तो क्या हो जाएगा, ई मतलब क्या हो गया आपके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई बराबर क्या हो जाएगा, एंजाइम, है ना। एस बराबर क्या हो गया आपके, सबस्ट्रेट को अपन क्या कह सकते हैं, क्रियाधार। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, एक संकुल बनाएंगे, ई एस मतलब एंजाइम क्रियाधार का एक संकुल बन गया। आई बात समझ। पहला चरण कि एंजाइम से उत्पाद कैसे बनता है, उसके द्वारा एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करता है, तो पहला एंजाइम का संकुल बनता है। अब दूसरी क्रियाविधि क्या है, दूसरा चरण क्या है, इस संकुल का एंजाइम, इस संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती, इस संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तन, मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तन। तो दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अपन कि जो संकुल तो सबस्ट्रेट क्रिया करने के बाद में एक इंटरमीडिएट बनता है ना। क्या बनता है, मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट, जो बीच का उत्पाद है वो बनेगा संकुल से। तो इससे क्या बन जाएगा, जैसे ये आपके एंजाइम सबस्ट्रेट का संकुल है, इस संकुल से क्या बनेगा आपके उत्पाद, सीधा उत्पाद नहीं बनता है, बीच में एक चरण और आता है जिसको अपन इंटरमीडिएट बोलते हैं, मध्यवर्ती। तो ये क्या बन जाएगा आपके एंजाइम का इंटरमीडिएट बनेगा। तो क्या बन गया, आई का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती क्यों, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरमीडिएट। ठीक है, तो दूसरा चरण क्या हो गया, एंजाइम का मध्यवर्ती में परिवर्तन हो गया। तीसरी बात करें अपन तो तीसरा चरण क्या हो जाएगा, एंजाइम संकुल की क्रियाविधि का तीसरा हो जाएगा, इसमें उत्पाद बनेगा। मध्यवर्ती से क्या, पहले संकुल के साथ में जुड़ा, फिर मध्यवर्ती बना, और तीसरा में क्या बनेगा आपके उत्पाद बनेगा। तो इस संकुल में, इस संकुल का एंजाइम, इस संकुल का एंजाइम उत्पाद, इस संकुल का एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तन। तो पहले चरण में क्रियाधार से जुड़ रहा है, दूसरे चरण में इंटरमीडिएट बन रहा है, तीसरे चरण में उत्पाद जो मध्यवर्ती है वो उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है। आई बात समझ में। जो इंटरमीडिएट था आपके एंजाइम का आई, ये किस में बदलेगा आपके पी में। पी का मतलब क्या हो गया आपके, पी से क्या तात्पर्य हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट,
है ना। पी से क्या हुआ, पी का मतलब उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोडक्ट। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपके तीसरा चरण जिसके अंदर उत्पाद बनेगा। तो पहले सबस्ट्रेट मतलब क्रियाधार के साथ में जुड़ता है, फिर मध्यवर्ती बनता है, फिर उत्पाद बनता है। अब उत्पाद बन गया, उस उत्पाद को अलग भी तो करना पड़ेगा। तो लास्ट चौथा चरण होता है जिसके अंदर क्या होता है आपके, इस संकुल का क्या होगा आपके, इस संकुल का एंजाइम तथा उत्पाद में विघटन, एंजाइम तथा उत्पाद में विघटन हो जाएगा। मतलब एंजाइम क्या होगा, उत्पाद में टूट जाएगा। तो जो ये संकुल बन रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट में क्या, एंजाइम और प्रोडक्ट वापस क्या हो जाएंगे आपके, अलग अलग हो जाएंगे। तो एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार से ये आपके क्या है, एंजाइम की क्रियाविधि 4 चरणों में संपन्न होती है। तो फिर ये कुछ आपके शब्द थे जिनके बारे में बता दिया मैंने आपको। आगे बात समझ में। तो ES का मतलब तो क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट। EI का मतलब एंजाइम मध्यवर्ती संकुल। आगे बात समझ, एंजाइम मध्यवर्ती, एंजाइम इंटरमीडिएट संकुल। ठीक है। इसके अलावा अपन ने और बात कर ली। EP का मतलब एंजाइम उत्पाद संकुल, है ना। और E और P का मतलब, E का एंजाइम, P का मतलब प्रोडक्ट। ये तो शब्द को तो नाम पता चल रहा है ना आपको। E का मतलब एंजाइम इंग्लिश में कहते हैं, सबस्ट्रेट क्रियाधार हिंदी में। I का मतलब मध्यवर्ती मतलब इंटरमीडिएट, और P का मतलब प्रोडक्ट उत्पाद। तो एंजाइम की क्रियाविधि, एंजाइम क्या करता है, जैसे किसी भी क्रियाधार पर, जैसे अपन ने बताया मैंने आपको, जैसे कोई पेप्सिन एंजाइम है ना। जैसे क्या है पेप्सिन, पेप्सिन क्या है आपके, एंजाइम है। तो पेप्सिन का कार्य क्या है, पेप्सिन क्या करेगा आपके, प्रोटीन को किस में बदलेगा, पॉलीपेप्टाइड में बदलेगा। तो पेप्सिन क्या हो गया आपके, E हो गया। आई बात समझ में। अब प्रोटीन क्या हो गया इसमें, सबस्ट्रेट हो गया ना। प्रोटीन क्या हो गया आपके, सबस्ट्रेट। S का मतलब क्रियाधार हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है इसमें, पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया यहाँ पर, प्रोडक्ट हो गया। आई बात समझ में। तो एंजाइम से पॉलीपेप्टाइड बनता है, तो इसमें एक इंटरमीडिएट का भी चरण आता है। तो इस प्रकार से ये आपके 4 चरण हो गए। सबसे पहले ये एंजाइम किसके ऊपर क्रिया करेगा, सबस्ट्रेट से क्रिया करेगा, तो ES बन जाएगा, ES संकुल बन जाएगा। ठीक है। फिर एंजाइम से इंटरमीडिएट बनेगा, EI संकुल बन, मध्यवर्ती संकुल बन जाएगा। और फिर क्या बन जाएगा आपके, EP मतलब एंजाइम प्रोडक्ट का संकुल बन जाएगा। और लास्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट और एंजाइम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पेप्सिन एंजाइम क्रियाधार प्रोटीन होगा, इसके साथ में जुड़ता है, संकुल बनाएगा। फिर पॉलीपेप्टाइड के साथ में जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस प्रकार से एंजाइम की क्रियाविधि होती है। अगली बात समझ में। तो एंजाइम की क्रियाविधि 4 चरणों में पूर्ण होती है आपके। एंजाइम सबस्ट्रेट की क्रिया से एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बनना। पहला तो एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करके, मैं 5 बार बोल चुका हूँ ये बातें आपके, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रियाविधि में 4 चरणों में संपन्न होती है। पहले संकुल बनता है किसका, क्रियाधार के साथ में। फिर मध्यवर्ती बनता है इनका अभिक्रिया का। फिर उसके बाद में उत्पाद बनता है। फिर उसके बाद में उत्पाद एंजाइम से अलग होता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम की क्रियाविधि के 4 चरण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। इसके अलावा और एंजाइम के अंदर क्या है, तो एंजाइम के अंदर अपन ने नामकरण, वर्गीकरण, उसके कार्य, गुणधर्म और क्रियाविधि पढ़ ली है। अब इसके बाद में एक और टॉपिक रहता है आपके, क्रियाविधि तो समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। एंजाइम की क्रियाविधि के 4 चरण आप ध्यान रख लेना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूँ, तो सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ता है, तो क्या बनेगा आपके, ES संकुल बनेगा। फिर उसके बाद में जो ES संकुल है, ES संकुल है, वो क्या करेगा आपके, इंटरमीडिएट बनाएगा। ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद में क्या होगा, जो इंटरमीडिएट है वो आपके क्या बनाएगा, आपके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट के बाद में आपके प्रोडक्ट से क्या बन जाएगा, आपके सीधा एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से ये लास्ट उत्पाद क्या बन रहा है, आपके उत्पाद बन जाएगा। ठीक है। तो एंजाइम की क्रियाविधि में ये आपके 4 चरण है। ये आपके पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण, जो मैंने आपको पूरा लिखवा दिया है।
ठीक है। अब इसके बाद में अपन एंजाइम के क्या पढ़ें, उपयोग के बारे में बात करें, तो उसके बाद में ये आपके एंजाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो एंजाइम के कुछ उपयोग हैं जिनके बारे में अपन उपयोगिता क्या हो सकती है। क्रियाविधि मिटा दूँ? तो अब है आपके एंजाइम की उपयोगिता क्या हो सकती है उसके बारे में। तो अगला हेडिंग लगाते हैं अपन, एंजाइम की उपयोगिता। उपयोगिता से क्या तात्पर्य हुआ आपके यहाँ पर कि एंजाइम के उपयोग क्या हैं, इनके अंदर एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, एंजाइम के उपयोग क्या है, एंजाइम क्या कार्य करता है, अपन ने पढ़ लिया एंजाइम क्या क्या होते हैं। ये है सबसे पहला कार्य, तो एंजाइम क्या होता है आपके, अपन ने कार्य जो एंजाइमों के पढ़े वो पाचन के अंदर। सबसे पहला कार्य एंजाइम का हो जाएगा, एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम मुख्यतः क्या करेंगे आपके, एंजाइम मुख्यतः पाचन की क्रिया में सहायक, पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। मतलब अपन जो भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, तो पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट, एंजाइम के द्वारा ही पाचन क्या होता है, तीव्र गति से होता है, पाचन आसानी से हो जाता है। इसके अलावा एंजाइम कुछ रोगों के इलाज में भी होता है, कार्य करता है ना। तो एंजाइम एक रोग है, जैसे इसके अंदर एल्बिनिज्म रोग होता है, एल्बिनिज्म रोग है। ये रोग क्या होता है आपके, एंजाइम ट्रायोसिनेज की कमी से हो जाता है। अगर अपन ये एंजाइम एल्बिनिज्म रोग है, ये किसकी कमी से होता है आपके, एंजाइम रोग ये आपके ट्रायोसिनेज की कमी से हो जाता है। मतलब ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से कौन सा रोग, एल्बिनिज्म रोग हो जाता है। अपन इसको रोग को हटाना है, रोग से छुटकारा पाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, भोजन के साथ में अगर ये ट्रायोसिनेज एंजाइम अगर अपने भोजन के अंदर है तो इसकी पूर्ति हो जाएगी और ये आपके एल्बिनिज्म रोग समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा इसका, एल्बिनिज्म रोग के अंदर भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा हृदय रोग के उपचार में आपके होता है, जैसे हृदय रोग के उपचार में कौन सा होता है, हृदय रोग के उपचार में अपन क्या लेते हैं आपके, अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो क्या करेगा आपके रक्त के थक्के को विलय करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब हृदय रोग क्या होता है, जैसे अपने हार्ट के अंदर जो धमनी है, शिराएं हैं, उनके अंदर रुधिर के अंदर जैसे धमनी है, शिराएं, इनके अंदर क्या हो जाता है, थक्का जमने लग जाता है। इस प्रकार से जो क्या है, ब्लॉकेज आने लग जाते हैं आपके धमनी और शिराओं के अंदर। तो इन ब्लॉकेज आएंगे तो क्या होगा, आपके रुधिर का प्रवाह नहीं हो पाएगा, रुधिर का प्रवाह नहीं होगा तो हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक है, ऐसी समस्याएं होने लग जाती है। तो ये क्या करता है, कौन सा एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, एंजाइम का नाम है आपके स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये क्या करता है आपके रुधिर के अंदर, रुधिर को थक्का जमने से रोकता है। आई बात समझ में, जो ये थक्का है ये जम जाता है तो इसको विलय कर देता है। मतलब ये स्ट्रेप्टोकाइनेज इसको क्या विलय कर देता है, जिससे ये टूट जाएगा, थक्का जो जमा हुआ ये टूट जाएगा। और टूटने से क्या हो जाएगा, आपके रुधिर का थक्का जमा हुआ जो टूट जाएगा, तो टूटने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपके रुधिर का थक्का टूट गया तो ये आपके हृदय रोग की समस्या, जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, जैसी समस्या नहीं हो जाएगी। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, आपके स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम रुधिर के थक्के का मतलब जो ब्लॉकेज जम जाता है, थक्के को विलय करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से एंजाइम की उपयोगिता अपन समझ सकते हैं कि सबसे पहला आपके एल्बिनिज्म रोग में ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से हो जाता है। अगर अपन भोजन के साथ में ट्रायोसिनेज एंजाइम आता है
तो वो आपके लिए उपयुक्त हो। हृदय रोग के उपचार में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। इसके अलावा एंजाइमों के उपयोग है आपके पाचन के अंदर क्या है, एंजाइमों के उपयोग होते हैं पाचन क्रिया के अंदर, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए। और बात करें अपन तो एंजाइमों के उपयोग के अंदर क्या होता है, एंजाइमों के उपयोग हैं आपके, इन्हें एंजाइमों को अपन इन्हें उद्योगों में क्या है, जो अनेक कल कारखाने हैं उद्योगों में या कल कारखानों में, उद्योगों में जैसे मदिरा उद्योग है, मदिरा, वाइन, नाम सुना है ये, विस्की है ना, बियर बनाने में, विस्की, चमड़े तथा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी प्रयुक्त होते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण मतलब इनको सुरक्षित रखने के लिए, खराब नहीं हो, मदिरा है, वाइन है, इनको भी अगर अपन सुरक्षित रखने के लिए भी अपन इनका उपयोग करते हैं चमड़े उद्योग में या फिर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी प्रयुक्त करते हैं। एंजाइमों के उपयोग के बारे में अपन ने ये 3-4 उपयोग पढ़े हैं। सबसे पहला एंजाइम का उपयोग तो पाचन के अंदर, जैसे टाइलिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, एमाइलोपेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक। दूसरा एल्बिनिज्म रोग में ट्रायोसिनेज एंजाइम। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस एल्बिनिज्म रोग हो जाता है किस एंजाइम की कमी से, ट्रायोसिनेज एंजाइम की। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का कार्य हृदय रोग के उपचार में क्या कार्य करता है, रुधिर के थक्के को विलय करने का कार्य करता है। इसके अलावा मदिरा, वाइन, विस्की, चमड़े तथा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी किसका उपयोग होता है, आपके एंजाइमों का। तो इस प्रकार से ये आपके एंजाइमों के कुछ उपयोग पढ़ लिए अपन ने। इसके अलावा अपन ने एंजाइम की क्रियाविधि के अंदर पढ़ लिया कि एंजाइम की क्रियाविधि के अंदर 4 चरण होते हैं। उपयोग तो आ गई समझ में। एंजाइम की क्रियाविधि में कितने चरण पढ़े अपन ने, 4 चरण पढ़े हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आपके एंजाइम का संकुल बनता है। वापस बता रहा हूँ, एंजाइम संकुल बनता है, ठीक है। दूसरे चरण में एंजाइम का इंटरमीडिएट बनता है ना, ES है जो है इसका क्या बनेगा, आपके मध्यवर्ती बन जाएगा। फिर तीसरे के अंदर अपन बात करें तो जो इंटरमीडिएट है वो किस में बदल जाएगा, आपके प्रोडक्ट में बदल जाएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और लास्ट अपन बात, ये तीसरा हो गया। और नंबर 4 लास्ट है कि एंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो किस में बदल जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों में टूटकर अलग हो जाएगा। एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग। ये 4 चरण अपन ने पढ़े हैं क्रियाविधि के अंदर, और ये उपयोगिता के अंदर अपन ने 5-4 जो उपयोग हैं वो पढ़े हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम की उपयोगिता और उनके कार्य के बारे में ये आपके हो गया, ठीक है। एंजाइम की क्रियाविधि पढ़ ली, तो एंजाइम के ये आपके कंप्लीट हो जाता है एंजाइम, जिसके अंदर सबसे पहले एक बार वापस बता रहा हूँ मैं, एंजाइम के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा अपन ने इसका नामकरण, फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा इसका वर्गीकरण, फिर उसके बाद में अपन नामकरण हो गया, वर्गीकरण हो गया, फिर उसके बाद में आपके पढ़ लिया अपन ने इसके कार्य, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है उनके कार्य। फिर उसके बाद में एंजाइम के पढ़े अपन ने गुणधर्म, ठीक है ना, जो इनके क्या गुण हो सकते हैं इनके बारे में। गुण के बाद में अपन ने पढ़ी इसकी एंजाइम की क्रियाविधि, क्या पढ़ी, एंजाइम की क्रियाविधि। और फिर उसके बाद में क्रियाविधि के बाद में अपन ने पढ़ लिया था आपके लास्ट जो अभी अपन पढ़ रहे हैं एंजाइम की उपयोगिता। तो एंजाइम के संबंध में ये जो 5-6 टॉपिक थे वो अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, नामकरण, वर्गीकरण, कार्य, गुणधर्म, क्रियाविधि और उपयोगिता, ठीक है ना। उपयोगिता आपके सामने है, चरण आपके सामने, 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। क्रियाविधि के कितने चरण हैं आपके, 4 चरण होते हैं, क्रियाविधि के 4 चरण हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने बातें कर ली एंजाइम के संदर्भ में, उपयोगिता, उसके चरण और उसके कार्य। तो इस प्रकार से ये आपके एंजाइम, तो एंजाइम वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। तो इसके साथ में आपके जैव रसायन के अंदर कितने टॉपिक खत्म हो गए। सबसे पहले अपन ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, फिर उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, आपके प्रोटीन पढ़ा, और अपन ने एंजाइम पढ़ लिया। अब इसके अलावा और आप अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में, कि न्यूक्लिक अम्ल क्या हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्लों के कार्य क्या हो सकते हैं, इसके बारे में
न्यूक्लिक अम्लों के कार्य क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही एंजाइम की उपयोगिता। ठीक है।